नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 25 सितंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले द हिंदू का ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सोल्ट ओवरलोड से संबंधित, सोल्ट ओवरलोड। फिर दूसरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजिंग कंसेंसस से संबंधित। अब बोलोगे सर वाशिंगटन कंसेंसस तो हमने सुना है, वाशिंगटन कंसेंसस हमने सुना है, लेकिन ये बीजिंग जो कंसेंसस है वो पहली बार सुन रहे हैं, क्या है ये? यही तो कंसेप्ट है। डिटेल से डिस्कस करेंगे कैसे वर्ल्ड जो है अब चाइना का मॉडल फॉलो कर रहा है। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नॉइस पोल्यूशन से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सोल्ट ओवरलोड से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खाना खाते वक्त अलग से ऊपर से नमक डालते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? अगर आप लोग डालते हो तो देखो सचेत हो जाइए, ये जो आर्टिकल है ना आपकी आंखें खोल देगा पूरी तरह से। सबसे पहले ना बेसिक फैक्ट्स मैं आपके क्लियर कर देता हूं। WHO की रिकमेंडेशन ये कहती है कि एक इंसान को ना एक दिन में, पूरे दिन में 5 से 6 ग्राम तक नमक कंज्यूम करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। एक चाय का छोटा चम्मच होता है ना, सिर्फ उसके समान। लेकिन दिक्कत ये है हमारे देश में एवरेज के तौर पे एक इंसान कितना नमक कंज्यूम कर रहा है? WHO की रिकमेंडेशन से डबल, यानी 8 से 11 ग्राम के बीच में। और देखो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, ये जो एक्स्ट्रा नमक है ये कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? देखो नमक ना 2 तरह का होता है। एक होता है विजिबल सोल्ट जो हम डालते हैं, दूसरा इनविजिबल सोल्ट जो छुपा होता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, नमक का सबसे बड़ा सोर्स जानते हो क्या है? घर का खाना। घर का खाना। आपको शायद लगेगा कि पैकेज्ड फूड में ज्यादा नमक होता है, लेकिन देखो इंडिया में 75% जो सोल्ट इनटेक होता है वो घर के खाने से होता है। हमारा अचार, पापड़, चटनी, इन सब में नमक बहुत ज्यादा होता है। और देखो ये सारी चीजें ना, ये पापड़ वगैरह, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। और फिर दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया, टेबल सोल्ट कल्चर। टेबल सोल्ट कल्चर मतलब डाइनिंग टेबल पे ना नमकदानी रखी होगी, आपने देखा होगा, ऊपर से लोग नमक डालते हैं। तो ऊपर से नमक छिड़कना ये हमारे कल्चर में आम बात है, लेकिन नुकसान होता है। तीसरे नंबर पे ईटिंग आउट एंड प्रोसेस्ड फूड। देखो जो रेस्टोरेंट्स और बाकी जो आउटलेट्स होते हैं ना बाहर वाले, वो ना नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए। वो एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा बटर सब कुछ डालते हैं। और ये जो पैकेज्ड फूड वाले होते हैं जैसे ब्रेड, बिस्कुट, चिप्स, केचप, इंस्टेंट नूडल्स, ये भी बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं। इवन आपको यकीन नहीं होगा, केक्स और पेस्ट्रीज में भी नमक होता है। क्यों? क्योंकि देखो नमक ना एक बेहतरीन प्रिजर्वेटिव भी है, मतलब टेस्ट इन्हेंसर है। तो इन्हें हम बोलते हैं HFSS। HFSS मतलब हाई इन फैट, सोल्ट एंड शुगर। तो प्रॉब्लम देखो हर तरफ है, घर के खाने में है, पैकेज्ड फूड में है, रेस्टोरेंट के फूड में है, टेबल सोल्ट कल्चर में है। तो इस वजह से नमक ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं हम लोग, और इससे बहुत सारी बीमारियां होने लगी हैं। ये ना एक प्रकार से साइलेंट किलर का काम कर रहा है। साइलेंट किलर का काम कैसे कर रहा है? आप इसके पीछे की ना साइंस समझिए, आप इसके पीछे की साइंस समझिए, मैं आपको समझाता हूं। अरे भैया आगे चलो, हाँ ठीक है। नमक में क्या होता है? नमक का साइंटिफिक नेम है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। देखो हमारी बॉडी को ना सोडियम तो चाहिए, हमारी बॉडी को सोडियम चाहिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो मतलब हम ज्यादा सोडियम बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं। ज्यादा सोडियम बॉडी में ले लेते हैं, इतने सोडियम की बॉडी को आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर देखो एक्स्ट्रा सोडियम को बैलेंस करने के लिए ना बॉडी पानी रोकने लगती है, पानी रोकने लगती है, और इसकी वजह से ना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं 20 सेकंड में। देखो नमक क्या है? नमक है NaCl। Na मतलब सोडियम। बॉडी को सोडियम चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं। हम ज्यादा नमक खाते हैं तो बॉडी को ज्यादा सोडियम मिल जाता है। ज्यादा सोडियम बॉडी में आ गया तो मतलब एक्स्ट्रा सोडियम को अब बॉडी में रिटेन रखने के लिए एक्स्ट्रा पानी चाहिए। एक्स्ट्रा पानी ज्यादा ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। आप पूछोगे कैसे? इसको भी मैं बता देता हूं।
देखो आप ना कल्पना कीजिए, आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स में ज़्यादा तो पानी है ना, ब्लड वेसल्स पानी की पाइप्स हैं। जब देखो उनमें पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सोडियम को रिटेन रखना है, तो पाइप्स की दीवारों पे प्रेशर पड़ेगा और इसी चीज़ को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाइपरटेंशन। आर्टिकल ये कहता है इंडिया में ना 28.1% लोगों को ना हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। मतलब हर 4 में से एक अडल्ट अब आज के समय में ना इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि देखो हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो ये आइसोलेटेड होती है। ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ना अन्य बीमारियों को भी इनवाइट करती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, सीवीडी, जैसे हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक। हाई बीपी से ना हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और किडनी की बात कर लीजिए, किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। हाई बीपी की वजह से ना किडनी पर स्ट्रेस पड़ता है। इवन देखो ब्रेन हेल्थ पर भी असर पड़ता है हाई बीपी की वजह से। तो सोच के देखो, नमक ज्यादा कंज्यूम किया तो हाई बीपी, साइंस पूरी समझ ली आपने। ब्लड की दीवारों पे, जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी दीवारों पे असर पड़ता है, हाई बीपी होता है। तो हाई बीपी से अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, किडनी डिजीज और कोग्निटिव डिक्लाइन, यानी ब्रेन हेल्थ पर भी असर पड़ता है। और देखो ये सारे जो डिजीज है ना, ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल हैं। और तभी इंडिया जो है ना, आप देखोगे पिछले कुछ सालों से ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की ना सुनामी फेस कर रहा है। और इसका एक बड़ा रीजन यही है, हमारे खाने में सोल्ट की कंजम्पशन ज्यादा है। समझ गए? देखो पब्लिक हेल्थ में हम शुगर और फैट को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, इसमें चीनी है, इसमें मीठा है, और होना भी चाहिए। लेकिन देखो तीसरा विलन है सोल्ट, जिसको हम भुला देते हैं। हमें लगता है कि इसका ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन देखो अब ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। राइटर बताते हैं, राइटर ना एक पहले आगे उपाय बताने से पहले, सॉल्यूशन बताने से पहले ना एक और मिथ तोड़ते हैं। और मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ, सेंधा नमक या काला नमक या फिर पिंक सोल्ट। लोग बोलते हैं ये सारे नमक जो है ना वो अच्छे हैं, अच्छे अल्टरनेटिव हैं। नमक मत यूज करो, सेंधा नमक यूज कर लो या काला नमक यूज कर लो या फिर जो पिंक नमक आता है वो यूज कर लो। लेकिन देखो ये सबसे बड़ा मिथ है। मिथ कैसे है? देखो हैं तो सारे नमक ही ना, चाहे रंग कोई भी हो, नाम कोई भी हो, हैं तो सारे NaCl ही। अब यूं है, किसी में सोडियम की मात्रा ज्यादा है, किसी में कम है। लेकिन आप एक चीज देखिए, आप ये सोच के कि सेंधा नमक कम असरदार होता है तो लोग ना सेंधा नमक बल्कि ऊपर से ज्यादा डाल देते हैं उतना ही इफेक्टिव बनाने के लिए। पॉइंट समझे आप? लोग सोचते हैं अरे यार सेंधा नमक है, इससे नुकसान नहीं होता, तो बल्कि और ज्यादा डाल देते हैं। तो ये जो फैंसी सोल्ट्स है ना, सेंधा नमक, काला नमक, पीला नमक, गुलाबी नमक, ये इनका ना टेस्ट थोड़ा कम नमकीन होता है, इस चक्कर में लोग इन्हें ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल भी है, आयोडीन एंगल। एक बड़ा खतरा देखो ये है, ये जो फैंसी नमक है ना, ये आयोडाइज्ड नहीं होते। इंडिया में ना हम जो नमक वैसे यूज करते हैं वो आयोडाइज्ड नमक होते हैं, क्योंकि ना लोगों में आयोडीन की मात्रा बहुत कम होने लगी थी, तो सरकार ने बोला कि आप ना नमक को आयोडाइज्ड कीजिए, ताकि लोगों में जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं ना उनको एड्रेस किया जा सके। लेकिन अगर आप इस नॉन आयोडाइज्ड साल्ट पर शिफ्ट हो जाओगे तो आयोडीन की समस्या एड्रेस ही नहीं हो पाएगी, तो इससे बल्कि और नुकसान हो जाएगा। तो कल को कोई आपको बोले कि सेंधा नमक यूज कर लो, दूसरा फैंसी नमक यूज कर लो, तो उनको आप ये फैक्ट जरूर बताइएगा कि ये आयोडाइज नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, सोडियम तो इनमें भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये सोडियम है ही नहीं, कम ज्यादा है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा असर नहीं है। फिर देखो 7 सॉल्यूशंस राइटर देते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, आप ना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाओ। अभी क्या है, अभी शुगर बोर्ड है, ऑयल बोर्ड है, ये सब बोर्ड हैं, लेकिन हमें देखो अलग से ना HFSS यानी हाई इन फैट, सोल्ट और शुगर, ऐसा बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। और नमक को भी ना बराबर का विलेन माना जाए, सिर्फ शुगर वगैरह को विलेन ना माना जाए, नमक को भी विलेन माना जाए। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज। कंपेन चलाना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा कि खाने में नमक की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
टेस्ट के लिए नमक की जगह मसाले यूज़ करो, हर्ब्स यूज़ करो। इसके अलावा देखो लो सोडियम सोल्ट सब्स्टिट्यूट्स का भी ऑप्शन है, बट आर्टिकल ये वार्निंग देता है कि जो ये लो सोडियम सोल्ट सब्स्टिट्यूट्स है ना, इनका इस्तेमाल डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही किया जाए, क्योंकि कई बार ये नमक के जो सब्स्टिट्यूट्स है ना, इनकी वजह से फिर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। पता लगे एक चीज़ ठीक करने के चक्कर में दूसरी कमी हो गई या दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरा है स्टार्ट अर्ली, मतलब 1 साल के बच्चे को जो नमक है नहीं देना है, क्योंकि नमक का जो टेस्ट है ना वो एक्वायर्ड होता है, जन्म से नहीं होता। अगर उसको आदत लगवा दी तो वो आदत देखो आगे भी रहेगी, समझ गए। और इवन देखो 1 साल के बाद भी बच्चों को ना नमक बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही देना चाहिए। 1 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को खाने में अगर ज़्यादा नमक नहीं मिलेगा तो आने वाली जनरेशन्स की जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो भी चेंज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है रिफॉर्म पब्लिक फूड प्रोक्योरमेंट, बहुत पावरफुल आइडिया है। स्कूल में देखो सरकार ना मिड डे मील स्कीम चलाती है, आंगनवाड़ी सेंटर चलाती है, सरकारी हॉस्पिटल में खाना दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो इन सब जगहों पे नमक की ना एक अपर लिमिट फिक्स कर दी जाए, कुक्स को ट्रेन किया जाए, जिससे देखो कम से कम जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो तो प्रोटेक्ट होंगे ना। फिर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, इंडस्ट्री को भी देखो रेगुलेट करना जरूरी है। जो ये पैकेज्ड फूड होता है ना, पैकेज्ड फूड के फ्रंट पेज पे, यानी फ्रंट जो होता है ना पैकेज्ड फूड का, वहां पे लेबल होना चाहिए हाई इन सोल्ट, मतलब नमक की मात्रा ज्यादा है, ऐसा लेबल होना चाहिए। चिली में देखो इस प्रकार की प्रैक्टिस अपनाई गई तो वहां पे नमक का जो कंजम्पशन है कम हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड फैमिली इनिशिएटिव से छोटे छोटे जो कदम है ना वो देखो बदलाव लेके आते हैं। जैसे रेस्टोरेंट से अपील की जाए कि आप खाने के टेबल पे ना नमकदानी मत रखो, अगर कोई मांगे नमक तो ही आप दो, अदरवाइज आप रखो मत हर टेबल पे नमकदानी। और फिर सबसे लास्ट में है इंटीग्रेट इनटू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ये जो नमक की प्रॉब्लम है ना, इसको अलग से मत देखो। इंडिया का एक नेशनल मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए पहले से है, नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को टैकल करने के लिए पहले से है। तो सोल्ट रिडक्शन भी देखो इसी का हिस्सा है। हम इसका इंप्लीमेंटेशन और बेहतर ढंग से करें, बस ये सुनिश्चित करना होगा, अदरवाइज और कोई प्रोग्राम स्पेशल अलग से लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए देखो हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सबको मिलकर काम करना होगा। साइलोस में काम करेंगे तो इस समस्या को हम एड्रेस नहीं कर सकते। तो देखो ये जो 7 पॉइंट्स है ना, ये होलिस्टिक अप्रोच बताते हैं, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज करने से लेके गवर्नमेंट रेगुलेशन से लेके इंडस्ट्री वालों को कैसे रेगुलेट करना है, सब कुछ कवर करते हैं ये 7 पॉइंट्स। कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हो लास्ट स्लाइड में कि देखो जमाना बदल गया है, और बदलते जमाने के हिसाब से अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे तो देखो जो ये इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की सुनामी चल रही है ना, उनसे नहीं बच सकेंगे। तो इसलिए लाइफस्टाइल हमें हेल्दी रखना जरूरी है, और इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, पूरी दुनिया देखो अब धीरे धीरे चाइना का मॉडल फॉलो कर रही है। चाइना का मॉडल क्या है और क्यों पूरी दुनिया इसे फॉलो कर रही है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। सबसे पहले देखो थोड़े बेसिक्स में आपके कवर कर देता हूं। देखो जब कोल्ड वार चल रहा था तो वो वार सिर्फ 2 देशों के बीच में या फिर 2 ग्रुप्स के बीच में वार नहीं था। एक्चुअली ये लड़ाई थी 2 आइडियोलॉजीज के बीच में भी, एक तरफ लिबरलिज्म और दूसरी तरफ कम्युनिज्म या सोशलिज्म मान लीजिए। तो इन 2 आइडियोलॉजीज के बीच में लड़ाई थी। अब डिसाइड ये हुआ था कि दोनों में से जो आइडियोलॉजी जीतेगी ना, फिर पूरी दुनिया के जो देश हैं वो उसी आइडियोलॉजी को अपनाएंगे। सीधी सी बात है ना, जो आइडियोलॉजी जीतेगी मतलब जो सही चीज है वही तो आगे जीतती है, और जो चीज गलत होती है वो फेल हो जाती है। जो 2 आइडियोलॉजीज में जो जीतेगा फिर उसी आइडियोलॉजी की जीत होगी, और विभिन्न देश फिर उसी आइडियोलॉजी को अपनाएंगे।
आखिरकार जीता कौन? आपको पता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, यानी इनका जो कम्युनिज्म का जो मॉडल था वो डिस्ट्रॉय हो गया। और जीत किसकी हुई? यूएसए की। यूएसए में था लिबरलिज्म। तो उस समय देखो, जब वेस्ट की जीत हुई थी ना, यूएसए की जीत हुई थी, तो 1991 में उस समय यूएसए के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे फ्रांसिस फुकुयामा। इन्होंने एक बयान दिया था कि दिस इज एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब दो आइडियोलॉजीज के बीच में जो ऐतिहासिक लड़ाई थी वो अब खत्म हो गई है और जीत हुई है लिबरलिज्म की, यानी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो कि होती है लिबरलिज्म आइडियोलॉजी में। अब इस मॉडल को जो पूरी दुनिया है, बाकी देश हैं, वो धीरे धीरे अब फॉलो करेंगे। ऐसा डिसाइड हुआ था कि सोशलिज्म और ऑथोरिटेरिज्म जो यूएसएसआर में था वो हार गया है। लेकिन देखो, क्या ये सच साबित हुआ? देखो, जब ये लिबरलिज्म वाला जो मॉडल था ना, विभिन्न देशों ने फॉलो करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, इवन इंडिया ने भी फॉलो करना स्टार्ट किया था 1991 में। आपको याद होगा हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म आए थे ना। और लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के आइडियाज क्या थे? फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब सरकारी खर्चा कम करो, फालतू खर्चा नहीं करना है, जैसा यूएसएसआर के कम्युनिज्म में होता था, सोशलिज्म में जैसा होता है, स्कीम्स चलाई जाती हैं जनता के लिए। नहीं, लिबरलिज्म में फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करो, ज्यादा फालतू का खर्चा ना करो। दूसरा लिबरलिज्म में क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन, मतलब सरकारी कंपनीज को प्राइवेट हाथों में दे दो। और नेक्स्ट है फ्री ट्रेड, मतलब अपने मार्केट्स को ओपन कर दो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आसान कर दो। तो ये सारी चीजें हमारे देश में भी आई थी और बाकी देशों ने भी इन आइडियाज को फॉलो करना स्टार्ट किया। लेकिन देखो, गेम चेंज हो जाता है 2008 में। 2008 तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2008-9 में क्या हुआ? फाइनेंशियल क्राइसिस आए जबरदस्त। इन फाइनेंशियल क्राइसिस ने ना सब कुछ हिला के रख दिया। बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक्स थे वो डूबने लगे। अब देखो अजीब बात, जिन देशों ने ना 1990-91 में वाशिंगटन कंसेंसस बनाया था ना, आप पूछोगे सर ये वाशिंगटन कंसेंसस क्या है? वाशिंगटन कंसेंसस में यही चीजें हैं कि फ्री मार्केट और प्राइवेटाइजेशन कर दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान कर दो, मतलब जो लिबरलिज्म वाले आइडियाज थे ना, उन्हीं को डिफाइन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था, वाशिंगटन कंसेंसस। तो अब फिर से पॉइंट पे आइए, ये मैंने वाशिंगटन कंसेंसस बीच में वर्ड आया तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। तो देखो, जब 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो जिन देशों ने वाशिंगटन कंसेंसस बनाया था ना कि ज्यादा फालतू खर्चा ना करो, फ्री ट्रेड करो, उन्होंने ही इस डॉक्यूमेंट की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका ने ये डॉक्यूमेंट बनाया था। अमेरिका ने ही अपने प्राइवेट बैंक्स को डूबने से बचाने के लिए ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए। इवन फिस्कल डिसिप्लिन का रूल भूल गए, बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हो गया यूएसए में। तो जब ये हुआ तो वेस्टर्न मॉडल की जो क्रेडिबिलिटी थी ना, उस पर सवाल उठने लगे कि यार 1990-91 में तुम बोल रहे थे फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करो और सरकार का कोई काम नहीं होना चाहिए बैंकों को सपोर्ट करने में, उनको अपने आप से काम करने दो, फ्री मार्केट होनी चाहिए। लेकिन जब क्राइसिस आए तो अमेरिका को अपने ही रूल भूलने पड़े। तो लोगों ने क्वेश्चन उठाए कि यार तुम्हारा मॉडल तो फेल हो गया। तो उसी वक्त देखो, एक देश था जो काफी तेजी से भाग रहा था, जिसका नाम था चाइना। यूएसए ने ना क्राइसिस से लड़ने के लिए बल्कि चाइना से मदद मांगी। दुनिया ने देखा कि चाइना का मॉडल अभी भी काम कर रहा है और यूएसए का मॉडल फेल हो गया है। और यहीं से एक टर्म की शुरुआत होती है जिसका नाम था बीजिंग कंसेंसस। जैसे वाशिंगटन कंसेंसस था ना, तो एक नया टर्म निकल के आया, बीजिंग कंसेंसस। आप बोलोगे सर ये क्या मॉडल है? वाशिंगटन कंसेंसस तो हम समझ गए, चलो फ्री मार्केट और फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करो, जो लिबरलिज्म वाले आइडियाज थे वो थे वाशिंगटन कंसेंसस में, वो तो हम समझ गए। लेकिन ये बीजिंग कंसेंसस, ये तो हमने पहली बार टर्म सुना है, इसका मतलब आप बता दीजिए। देखो, सबसे पहले वाशिंगटन कंसेंसस में टर्म आता है स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। क्या आता है? स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। इसका मतलब देखो ये है, मार्केट तो होगा, जैसे यूएसए बोलता है कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, वैसा तो होगा। लेकिन चाइना के मॉडल में एक चीज अलग है कि मार्केट का जो रिमोट कंट्रोल है वो सरकार के पास में होगा। मार्केट का रिमोट कंट्रोल किसके पास में होगा? सरकार के हाथ में होगा। सरकार ये डिसाइड करेगी कौन सी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, कौन सी इंडस्ट्री को ज्यादा सपोर्ट देना है, सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी।
समझ गए? जैसे चाइना ना अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत आगे बढ़ाती है। जैसे वहां की एक प्राइवेट कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, हुवेई। टेलीकॉम कंपनी है, मोबाइल वगैरह भी बनाती है हुवेई। पूरी दुनिया में ना इस कंपनी को फैलाने में ना चाइना की सरकार ने इस कंपनी को बहुत सपोर्ट किया। मतलब कंपटीशन है चाइना में, लेकिन रिमोट कंट्रोल चाइना की सरकार के पास में है कि किस कंपनी को आगे बढ़ाना है, किस कंपनी को सपोर्ट करना है देश हित में, वो सब फैसला लेती है चाइना की सरकार। तो ये जो कैपिटलिज्म का मॉडल है ना, ये यूएसए से अलग है। यूएसए सब कुछ मार्केट पे छोड़ देता है, कुछ नहीं करता, सरकार किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन चाइना का जो कैपिटलिज्म का मॉडल है वो स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का मॉडल है। ये बीजिंग कंसेंसस का पिलर नंबर 1 है। अब आते हैं पिलर नंबर 2 पे। पिलर नंबर 2 है पॉलिटिकल ऑथोरिटेरिज्म। पॉलिटिकल ऑथोरिटेरिज्म, इसका क्या मतलब है? देखो, चाइना में आपको पता है डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही पार्टी का रूल है, वन पार्टी रूल है चाइना में। इंडिविजुअल फ्रीडम से ज्यादा वहां पे ज्यादा वैल्यू जानते हो किसकी है? कलेक्टिव गुड की। कलेक्टिव गुड की ज्यादा वैल्यू है, मतलब सामूहिक भलाई होनी चाहिए। किसी एक की फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती है तो होने दो। और चाइना में ना स्टेट की स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप देखोगे जैसे नेपाल का आंदोलन है या फिर दूसरे आंदोलन है, चाइना में नहीं होते। चाइना में बड़े बड़े प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं चलते हैं। वहां पे स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस किया जाता है। और विकास और तरक्की के नाम पे वहां पे सहमति है कि इंडिविजुअल राइट्स को दबाया जा सकता है, आप सरकार से ज्यादा सवाल नहीं कर सकते। तो ये है बीजिंग कंसेंसस। समझ गए? वाशिंगटन कंसेंसस के विरोध में आया बीजिंग कंसेंसस, यानी इनका मॉडल ये है पॉलिटिकल ऑथोरिटेरिज्म, सरकार से ज्यादा सवाल मत करो, इंडिविजुअल राइट्स मैटर नहीं करते, कलेक्टिव गुड मैटर करता है। और कैपिटलिज्म तो होगा लेकिन वो स्टेट कंट्रोल्ड होगा। तो पॉलिटिकल ऑथोरिटेरिज्म प्लस में स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म, तो ये मॉडल है बीजिंग का। अब देखो, राइटर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं। राइटर बोलते हैं पूरी जो दुनिया है ना, वो अब चाइना के इसी मॉडल पे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, यानी बीजिंग कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ रही है। देखो, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, चाइना ना ओपनली ये कहता है कि ना हम अपने, राइटर कहते हैं सिर्फ देखो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज नहीं, बल्कि इंडिया और यूएसए जैसे देश भी अब चाइना का मॉडल कॉपी कर रहे हैं चुपके चुपके। कैसे कॉपी कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो, चाइना को बोला जाता है सर्विलियंस स्टेट, क्योंकि चाइना ना अपने नागरिकों पे बहुत ज्यादा नजर रखता है। लेकिन चाइना ये खुलेआम करता है, छुपा के नहीं करता। लेकिन इंडिया यूएसए जैसी जो डेमोक्रेसीज हैं वो भी अब सर्विलियंस स्टेट का काम कर रही हैं, लेकिन चुपके चुपके, खुलेआम नहीं कर रही, चुपके चुपके वो चाइना का मॉडल ही कॉपी कर रही हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एडवर्ड स्नोडेन ने ना 2023 में ये बताया था कि कैसे अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है एनएसए, वो दुनिया भर के लोगों पे नजर रखती है। ये स्नोडेन ने 2013 में बताया था। और उनका एक मशहूर कोट है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि यार मुझे प्राइवेसी की चिंता नहीं है, मेरे पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। तो स्नोडन बोलते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि मुझे प्राइवेसी की चिंता नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, ये ठीक वैसा ही है जैसे ये कहना कि मुझे फ्री स्पीच की परवाह नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। ये तो वही बात हो गई, कुछ कहने को नहीं है तो क्या आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो वैसे ही आपके पास अभी कुछ छुपाने के लिए नहीं है, तो कोई आपका राइट टू प्राइवेसी वायलेट करे तो आप कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो? तो ये पहला पॉइंट है, सर्विलियंस स्टेट। दूसरा है कमजोर इंस्टीट्यूशंस, वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पहले देखो ये चाइना में होता था, वहां के इंस्टीट्यूशंस पे आरोप लगता था कि बहुत कमजोर हैं, सरकारी सब कुछ है, जुडिशरी वगैरह कुछ नहीं है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं है किसी संस्थान की, सरकार सर्वोपरि है। अब आप देखो यूएसए इंडिया जैसी डेमोक्रेसीज में भी यही हो रहा है। हमारे देश में भी देखो संस्थानों के कमजोर होने पे सवाल उठता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये सारे संस्थान हमारे देश में ना पिछले कुछ सालों में कमजोर हुए हैं। और इवन यूएसए में भी संस्थान काफी कमजोर हुए हैं। वहां की लॉ एजेंसीज को यूएसए के प्रेसिडेंट को बचाने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है स्टेट बिलियनियर नेक्सस। स्टेट
बिलियनियर नेक्सस। अब ये ना पहले चाइना में देखने को मिलता था, लेकिन ना अब ना नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे ना इवन यूएसए और इंडिया में भी ना स्टेट और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं ना, जैसे हमारे देश में अंबानी अदानी, उनके बीच में एक नेक्सस देखने को मिलता है। पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं जिससे उन लोगों को फायदा होता है, अदानी को, अंबानी को। तो इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। आम आदमी को लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है, बट देखो असली फायदा ना कुछ ही लोगों को हो रहा होता है। तो ये चीज पहले चाइना में थी, बट अब यूएसए, इंडिया जैसी डेमोक्रेसीज में भी आ रही है। फिर आता है चौथा पॉइंट, फ्रीडम वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। यह सबसे आसान तरीका है, यह बोल के कि देश खतरे में है, लोगों की आजादी को कम कर दो, मीडिया पे कंट्रोल करो, यह बोल के कि देश खतरे में है। जो भी आपसे अलग ओपिनियन रखता है उसे एंटी नेशनल बोल दो। और ऐसे कानून जैसे देखो UAPA, इनका चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है, इवन इंडिया में भी। इंडिया की बात हो रही है यहां पे। तो ये देखो 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सर्विलियंस स्टेट, दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशंस का कमजोर होना, तीसरे नंबर पे स्टेट और बिलियनियर के बीच में नेक्सस, और चौथे नंबर पे फ्रीडम वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। राइटर बोलते हैं पहले देखो ये पॉइंट्स डेमोक्रेसीज में नहीं देखने को मिलते थे, चाइना में देखने को मिलते थे, बट अब इंडिया यूएसए जैसी डेमोक्रेसीज भी चाइना के इसी मॉडल को फॉलो कर रही हैं, लेकिन चुपके चुपके। अब ये पॉइंट्स देखो कुछ तो पॉलिटिकल भी हैं, ज़्यादा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप डिप्लोमेसी वाली लैंग्वेज में आंसर्स में इन पॉइंट्स को यूज करना, ताकि यूं ना लगे कि आप पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हो। तो लास्ट में राइटर क्या बोलते हैं, सवाल ये उठता है कि लोग ना इन सब चीजों को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब डेमोक्रेसी में चाइना जैसी चीजों को अपनाया जा रहा है, तो लोग ये एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। लोग देखो एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना उन्हें एक सपना दिखाया जाता है, एक बेहतर फ्यूचर का सपना। जैसे यूएसए में ना ट्रंप ने एक सपना दिखाया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जैसे चाइना है, चाइना भी सी जिनपिंग बोलते हैं चाइनीज ड्रीम, समझ रहे हो। इंडिया में भी है, इंडिया में जैसे विकसित भारत 2047 है। तो एक बड़ा सपना दिखाया जाता है कि हाँ भाई इस साल तक मतलब अलग ही दुनिया होगी। तो लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा बहुत कुर्बानी दे देते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारी भलाई के लिए है, समझ गए। तो राइटर यहां पे ये बोलते हैं कि ना कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आतंकवाद और साइबर थ्रेट्स के दौर में थोड़ी सर्विलियंस जरूरी है, या फिर तेजी से विकास करवाना है तो थोड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन देखो आप बहुत ज्यादा अपने राइट्स कॉम्प्रोमाइज होने दोगे तो फिर देखो कल को आपको ही दिक्कत आएगी। डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी और फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करना ठीक नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आपकी क्या राय है वैसे इस मुद्दे पे, आप भी बताइए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नॉइस पोल्यूशन से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आप सोच के देखिए, सुबह उठते हो आपको सुनाई देता है गाड़ियों का हॉर्न, पास में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है उसका शोर। अब देखो ये सब चीज़ें ना हमारी लाइफ का ना बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई है। लेकिन ये सिर्फ देखो शोर नहीं है, नॉइस नहीं है, ये एक हेल्थ हजार्ड भी है। क्या है हेल्थ हजार्ड? आपको ना एक सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट देता हूं, नॉइस ना एक एयर पोल्यूटेंट है। बिल्कुल सही जाना आपने, नॉइस एक एयर पोल्यूटेंट है अभी के कानून के हिसाब से। ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में रखा गया है। ये जो आप देख रहे हो ना, इस एक्ट में नॉइस पोल्यूशन को रखा गया है। ये एक एयर पोल्यूटेंट है। ओरिजिनली ये इस एक्ट में था ही नहीं, 1987 में एक अमेंडमेंट की सहायता से इस एक्ट में नॉइस को एज ए एयर पोल्यूटेंट जोड़ा गया। तो ये प्रीलिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हेल्थ इंपैक्ट्स क्या होते हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से? देखो बीपी की हमने बात की थी सोल्ट वाले आर्टिकल में, हाइपरटेंशन। तो कांस्टेंट नॉइस जो होता है ना, वो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाता है, जैसे कोर्टिसोल है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, आप सो भी रहे हो तो भी शोर आपके ब्रेन को ना डिस्टर्ब करता है, गहरी नींद नहीं आती, दिन भर थकान रहती है शोर की वजह से। फिर है स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, मतलब चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, ये सब भी ना नॉइस से लिंक्ड हैं। फिर इसके बाद में कोग्निटिव डिक्लाइन, मतलब शोर की वजह से ना, लगातार शोर की वजह से सोचने और समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। स्पेशली बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है।
तो स्कूल के आसपास जब शोर होता है ना, तो उनकी लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है। इसके बाद पॉइंट आता है, हम ना नॉइज को मेजर कैसे करते हैं। देखो, नॉइज को मेजर करने के लिए होता है डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल होता है, और ये लीनियर स्केल नहीं होता, ये लोगरिथमिक होता है। मतलब अगर नॉइस अगर 10 डेसिबल यानी 10 डीबी बढ़ जाता है ना, तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। समझ रहे हो, लीनियर नहीं है डेसिबल स्केल, लोगरिथमिक है। मतलब 10 डीबी बढ़ना मतलब 10 गुना इंटेंसिटी बढ़ जाना। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, 60 डीबी से लेके 70 डीबी, 10 पॉइंट यहाँ पे बढ़ गए, लेकिन 10 डीबी बढ़ना बहुत पावरफुल शोर बढ़ जाना, ये मतलब है इस चीज़ का, 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया शोर। WHO क्या कहता है, दिन में ना 55 डीबी से ज़्यादा शोर नहीं सुनाई देना चाहिए रेजिडेंशियल एरियाज में। लेकिन इंडिया के जो रूल्स हैं, नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000, ये भी सेम लिमिट रखते हैं। दिन में 55 डीबी और रात को 45 डीबी शोर होना चाहिए। ये देखो, दिन में 6 से 10 के बीच में 55 डीबी और रात को 45 डीबी। लेकिन रियलिटी क्या है, हमारी सिटीज़ में ना जो शोर है 70 से 80 डीबी के बीच में जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और हर पोल्यूशन की तरफ ना इसका बोझ भी सब पर बराबर नहीं है। जो नॉइस पोल्यूशन का बोझ है ना, गरीबों पर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन की वजह से कौन अफेक्टेड होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स, सब्जी वाले भैया, डिलीवरी वर्कर्स, ट्रैफिक पुलिस, स्लम या फिर इनफॉर्मल सेटलमेंट के लोग। क्यों ये ज़्यादा प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, इनके पास में ना चुप रहने का ऑप्शन नहीं है। वो महंगे या फिर साउंड प्रूफ घर नहीं ले सकते, उनका काम ही सड़क पर है। उनके लिए शोर एक रोज का ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। आप सोच के देखो, एक ट्रैफिक कांस्टेबल के बारे में, 8 घंटे लगातार हॉर्न एंड इंजन के बीच में उनकी जो सेहत है उस पर क्या बीतती होगी। इसीलिए देखो, राइट टू क्वाइट इन्वायरमेंट यानी शांत इन्वायरमेंट आज के समय में ना एक लग्जरी बन गया है, एक प्रिविलेज बन गया है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। देखो, अगर हमें प्रॉब्लम पता है, लॉस भी हैं, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो 3 बड़े फेलियर राइटर के द्वारा बताया जाता है। सबसे पहले इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग, यानी अंधा सिस्टम। पॉलिसी मेकर्स आर ब्लाइंड, उनके पास डेटा ही नहीं है। एयर पोल्यूशन के लिए देखो, हर जगह ना एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर है। नॉइस के लिए मॉनिटरिंग स्टेशंस बहुत कम है। जो डेटा है वो भी इधर उधर से आता है, मतलब इंटीग्रेटेड डेटा नहीं है, कभी कभार कहीं से आ गया, बस वैसा डेटा है। रियल टाइम डेटा की बहुत कमी है नॉइस पोल्यूशन को मेजर करने के लिए, ये पहली फेलियर है। दूसरी फेलियर, कल्चरल बैरियर, मतलब चलता एटीट्यूड। हम शोर को ना प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। फेस्टिवल्स, शादी, रिलीजियस इवेंट्स में ना जोर जोर से म्यूजिक बजता है, गाड़ी का हॉर्न बेवजह बजाना, ये हमारी आदत है। आप जाओ डेवलप कंट्रीज में, आपको ना हॉर्न रेयरली सुनाई देगा। इवन मिजोरम में मैं गया था, हॉर्न वहां पे सुनाई नहीं देता। लेकिन अपने नॉर्थ इंडिया में तो इतना हॉर्न बजाते हैं, बहुत ज़्यादा। ट्रक के पीछे भी लिखा होता है हॉर्न ओके प्लीज। तो ये कल्चरल प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की कमी है देश की जनता में। फिर नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस। मतलब देखो, कोई एक एजेंसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉइस पोल्यूशन के लिए, जिम्मेदारी बटी हुई है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, इनके पास में पावर है पर स्टाफ नहीं है। और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए तो ये प्रायोरिटी है ही नहीं नॉइस पोल्यूशन को टैकल करना। पुलिस नॉइस पोल्यूशन को एक छोटा मोटा लैंड ऑर्डर इशू मानती है, तो इतना सीरियस नहीं लेती। तो सब एक दूसरे पे डाल देते हैं और एक्शन जीरो। तो क्या होना चाहिए? तो ये कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा दिए गए हैं। कुल मिला के देखो 6 सजेशंस हैं। सबसे पहला, नॉइस पोल्यूशन को ना आप हेल्थ क्राइसिस मानो। नॉइस पोल्यूशन को एयर और वाटर पोल्यूशन जैसा सीरियस लो आप। पब्लिक हेल्थ डेटा के बेसिस पे पॉलिसीज बनाओ। फिर नेक्स्ट, बेटर मॉनिटरिंग एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मॉनिटरिंग का नेटवर्क आप इंक्रीज करो। शहरों के ना नॉइस मैप बनाओ, जैसे गूगल मैप पर ट्रैफिक दिखता है ना, वैसे ही एआई और मशीन लर्निंग की सहायता से आप किसी सिटी के अंदर नॉइस मैप बनाओ, कहाँ पे नॉइस ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, पता लगाओ कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर नेक्स्ट है स्मार्ट अर्बन प्लानिंग। मतलब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अर्बन प्लानिंग देखो ऐसे होनी चाहिए कि सड़क के किनारे ना पेड़ और पार्क लगाओ। पेड़ नेचुरल साउंड एब्जॉर्वर होते हैं, तो इनको ज़्यादा लगाओगे तो साउंड ज़्यादा एब्जॉर्व होगा। और रेजिडेंशियल एरियाज को ना हाई नॉइस कॉरिडोर से दूर रखो।
इवन देखो हॉस्पिटल्स के आसपास, स्कूलों के आसपास स्ट्रिक्ट नॉइस गाइडलाइंस होनी चाहिए और इस चीज़ को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स भी किया जाए। फिर नेक्स्ट है गवर्नेंस रिफॉर्म्स। आप ना क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, एक नोडल एजेंसी बनाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई नहीं होनी चाहिए। जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है ना उनको बढ़ावा दो, जैसे पैदल चलना, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेशली बसेस पे फोकस करो क्योंकि वो ज़्यादा नॉइस नहीं करती, वो शांति से चलती हैं। हॉन्किंग पे स्ट्रिक्ट फाइन लगाओ, बेवजह हॉर्न बजाना इस पे स्ट्रिक्ट फाइन लगाओ। और सिर्फ स्पेशल ड्राइव से काम नहीं चलेगा, कभी कभार स्पेशल ड्राइव चला दी जाती हैं इसके लिए, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। फिर है कम्युनिटी एंगेजमेंट, अवेयरनेस कैंपेन आपको चलाने होंगे। रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर से बात करो, लाउड स्पीकर इशू को ना सेंसिटिविटी से हैंडल करो। सबसे लास्ट में है इक्विटी को आपको सेंटर में रखना होगा। इक्विटी मतलब सॉल्यूशन ना गरीब लोगों को ध्यान में रखकर आप बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है ये नॉइस फ्री इन्वायरमेंट, यानी फंडामेंटल राइट है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। तो आखिर में देखो यही बोल सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन सिर्फ देखो कानों को चुभने वाला शोर नहीं है, साइलेंट किलर है। आप बोलोगे सर हर चीज में आप साइलेंट किलर बोल देते हो, नमक में भी आपने साइलेंट किलर बोल दिया, यहां पे भी साइलेंट किलर बोल दिया। अरे यार यूज हो जाएगा ना, मतलब ऐसे ऐसे फ्रेज आपके दिमाग में छप जाएंगे, फिर आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, लेकिन आप हर आंसर में मत यूज कीजिएगा। तो कुल मिला के देखो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की आवश्यकता है। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है, बीजिंग कंसेंसस वाला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, इससे संबंधित क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।